हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्धन वंश को एक नाम और से जाना जाता है, पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश क्यों कहा गया है इसको, और वर्धन वंश क्यों कहा गया है? वर्धन वंश सबसे पहले बात करते हैं, पुष्यभूति वंश क्यों कहा गया है? पुष्यभूति वंश इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की है, इस वजह से इसको पुष्यभूति वंश कहा गया है। और वर्धन वंश इस वजह से कहा गया है क्योंकि इस वंश के जो राजा हुए थे उनके नाम के पीछे प्रत्यय वर्धन लगा हुआ, जैसे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। ठीक है, इसी वजह से इसको वर्धन वंश कहा गया। और कई किताबों में ये क्या मिलता है हमें, कई किताबों में इसको पुष्पभूति वंश के नाम से दिखाया। ठीक है, पुष्पभूति वंश। ठीक है, बात करते हैं भाई इसकी थोड़े से अतीत की। आप सभी को पता है, जब भी कोई बड़ी महाशक्ति का विनाश होता है तो उसके स्थान पे क्या होता है, छोटी छोटी शक्तियां उभर कर आती हैं। तो इससे पहले गुप्त वंश का राज चल रहा था, पूरे भारत में गुप्त वंश का राज चल रहा हुआ था। और गुप्त वंश का जैसे ही पतन होता है तो छोटी छोटी शक्तियां उभर कर आती है, और उन छोटी छोटी शक्तियों में जो प्रमुख होता है वो वर्धन वंश होता है। ठीक है, उन छोटी छोटी शक्तियों में कौन सी शक्तियां थी, जैसे मोखरी वंश था, गौड़ वंश था, वर्धन वंश था, मैत्रक वंश था। ठीक है, लेकिन बाजी किसने मारी इसमें वर्धन वंश ने। यानी वर्धन वंश ने पूरे उत्तर भारत पर राज कर लिया, पंजाब को छोड़कर। ठीक है, पूरे उत्तर भारत पर इसने राज कर लिया। ये वंश ने, यानी इस वंश ने तरक्की कर ली, ये वंश आगे निकल गया। और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वंश के अंदर 3 महारथी हुए हैं जिनका जिक्र किया गया, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, इन 3 राजाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि भाई इस वंश की जो जानकारी है हमें कहां से मिलती है। ठीक है, कहां से हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले बांसखेड़ा का अभिलेख। बांसखेड़ा का अभिलेख, बांसखेड़ा का अभिलेख ये कहां मिला है? ये यूपी में मिला है। ठीक है, यूपी के शाहजहांपुर से 40 किलोमीटर दूर मिला है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन से रिलेटेड क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख में हर्षवर्धन से रिलेटेड जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने किस तरीके से राज किया, उसका प्रशासन, उसने कौन से युद्ध लड़े थे, उसका जीवन मृत्यु, यानी हर्षवर्धन से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन बांसखेड़ा के अभिलेख से हमें मिली। ठीक है, और ये अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इस अभिलेख में और स्पेशल क्या चीज मिली है? स्पेशल मिले हैं हर्ष के हस्ताक्षर। इसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिले। ठीक है, दूसरा अभिलेख है एहोल का अभिलेख। एहोल का अभिलेख, बांसखेड़ा का अभिलेख, एहोल का अभिलेख। एहोल का अभिलेख कहाँ है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक का एक जिला है बागलकोट। कर्नाटक का एक जिला है बागलकोट, वहां बागलकोट का एक गांव है एहोल। एहोल एक गांव का नाम है, और ये गांव प्रसिद्ध है, दुर्गा माता के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ का ये अभिलेख है, ये अभिलेख 634 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, ये अभिलेख क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये अभिलेख ये इंफॉर्मेशन देता है, वैसे तो ये मोस्टली इंफॉर्मेशन पुलकेशिन द्वितीय की देता है। ठीक है,
ये इंफॉर्मेशन ये देता है कि भाई हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ठीक है, ये एहोल अभिलेख बताता है। और ये अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? ये अभिलेख जैन रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये अभिलेख जैन रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, ठीक है भाई। नंबर 3 पे आता है मधुबन का अभिलेख। मधुबन का अभिलेख, मधुबन का अभिलेख ये भी यूपी में पड़ता है भाई। ये भी यूपी के मधुबन गांव में, यूपी में ही पड़ता है और गांव का नाम क्या है? मधुबन। ये भी इंफॉर्मेशन देता है हर्षवर्धन के काल की, यानी हर्षवर्धन के जीवन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये अभिलेख देता है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी। ठीक है, ये लगभग 631 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है भाई, ये 3 तो अभिलेख है जो हर्षवर्धन से रिलेटेड हमें जानकारी देते हैं। और जानकारी कहां से मिलती है हमें? और जानकारी मिलती है हमें बाणभट्ट से। बाणभट्ट की पुस्तक है एक हर्षचरितम। हर्षचरितम, इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन की हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है और इस पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है? बाणभट्ट है। भाई थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम बाणभट्ट के बारे में ले लेते हैं। भाई बाणभट्ट था कौन? बाणभट्ट एक पंडित था। ठीक है, बाणभट्ट एक पंडित था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था चित्रभानु और इनकी मां का नाम था राज्य देवी। बचपन में इनकी मां इनको छोड़ के स्वर्ग की ओर चली गई, यानी इनका देहांत हो गया। ठीक है, थोड़े से बड़े हुए तो चित्रभानु अपनी अपार संपत्ति, बहुत सारी धन दौलत बाणभट्ट को सौंप के चले गए। ये 3-4 भाई थे। बाणभट्ट शायद 4 भाई थे, 4 भाई बहन थे। चित्रभानु के पास बहुत अपार संपत्ति थी और वो सारी संपत्ति बाणभट्ट को सौंप के चले गए। ठीक है, फिर बाणभट्ट ने क्या किया? बाणभट्ट ने भ्रमण किया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया कि मैं देखूं कि भाई क्या है। ठीक है, बाणभट्ट पहुंचा हर्षवर्धन के दरबार में। हमें और कोई नहीं चाहिए कि भाई हमें ये पता लगाना कि भाई हम हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ हर्षवर्धन से रिलेटेड जानकारी चाहिए। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में आया तो हर्षवर्धन क्या ये दरबारी कवि बन गया। क्या बन गया? ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि बन गया। ये संस्कृत गद्य लेखक भी था। ठीक है, इसने हर्षचरितम के रूप में एक बुक लिखी जो कि क्या देता है? ये इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? हर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हर्ष के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है कि भाई हर्षवर्धन का जीवन, उसके युद्ध, उसकी प्रजा में भाई लोग सुखी रहते थे, दुखी रहते थे, किस तरीके से जीवन निर्वाह करते थे, उनकी आर्थिक कंडीशन कैसी थी, सारी इंफॉर्मेशन हर्षचरितम के में है। ये बुक भी हमें हर्ष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, फिर बात आती है हेनशांग की। हेनशांग की, ठीक है, हेनशांग कौन था? इसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। हेनशांग कौन था भाई? ये एक बौद्ध भिक्षु था। और कहां से आया था? ये चीन से आया था, बौद्ध भिक्षु था। और चीन से क्यों आया था? ये भारत में इसलिए आया था,
ये बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए इंशांग आया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किसने किया था? उसका विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट मिला। ठीक है, कुमारगुप्त का सपोर्ट मिला था और हर्षवर्धन का भी सपोर्ट मिला है और पाल नरेश शायद धर्मपाल का भी सपोर्ट मिला। ठीक है, बहुत सारे राजाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय को सपोर्ट किया। ठीक है, इंशांग आया, इंशांग ने पुस्तक लिखी सीयू की। हर्षवर्धन कैसा था? कि पहले तो हर्षवर्धन इसकी शिव की पूजा करता था। ठीक है, इंशांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध ग्रंथ को अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, एक बौद्ध बन गया। ठीक है, इंशांग ने सीयू की पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में क्या बताया? इंशांग ने बताया कि भाई हर्षवर्धन के बारे में ही बताया। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में बताया, हर्षवर्धन के भाई कैसे युद्ध लड़े थे, हर्षवर्धन की भाई जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रति नीति थी, बौद्ध भिक्षुओं के प्रति नीति थी और उसके भाई जो कार्यक्रम वगैरह थे वो सारे किसने? इंशांग ने दर्शाए। इंशांग लगभग कब आया था? लगभग 630 ईस्वी में आया था और ये लगभग 645 ईस्वी में चला गया। ठीक है, 630 ईस्वी में आया था इसके हर्षवर्धन के दरबार में और 645 ईस्वी में ये चला गया। ठीक है, और 645 यानी 645 यहाँ से जाने के बाद लगभग 19-20 साल में जाने के बाद इसकी मौत हो गई थी। ये हुई थी लगभग 664 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी। चीन में जाके वहां पे इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, ये इंशांग के बारे में। ये तो है भाई इसके हर्षवर्धन काल की जानकारी मिलती है। अब पढ़ते हैं भाई इसका इतिहास। ठीक है, अब इसका इतिहास पढ़ते हैं। इस वंश का जो प्रतापी राजा उभर कर आया था वो आया था प्रभाकरवर्धन। प्रभाकरवर्धन के बारे में जैसे इसकी 3 संतान थी। बड़ा लड़का था राज्यवर्धन, इसकी लड़की का नाम था राज्य देवी। छोटे लड़के का नाम था हर्ष। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है भाई, जो राज्य देवी है, राज्य देवी नहीं है, इसका नाम है राज्यश्री। राज्यश्री, राज्यश्री क्या करती है? जो मोखरी वंश था, मोखरी वंश, मोखरी वंश का शासक कौन था? ग्रहवर्मा। मोखरी वंश का शासक कौन था? ग्रहवर्मा था। और इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी कन्नौज। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज कैसे बनी। यहां इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। यहां इनकी राजधानी थी थानेश्वर और मोखरी वंश की राजधानी थी कन्नौज। राज्यश्री की शादी कहां हो जाती है? मोखरी वंश के ग्रहवर्मा शासक से। ठीक है भाई, इसकी शादी होगी। पर बाकरवर्धन को लगा कि भाई मेरी लड़की की शादी दूसरे राजा के साथ हो गई है, मेरी शक्ति बढ़ गई। इसी वजह से इसने उपाधियां धारण कर ली। कौन सी? परम भट्टारक और महाराजा धीराज की इसने प्रभाकरवर्धन ने उपाधियां धारण कर ली। ठीक है, तो इसने उपाधियां धारण कर ली। समय बीतता गया, थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया, बात आती है भाई प्रभाकरवर्धन की मृत्यु की। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सत्ता में कौन आता है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन राजा बन जाता है। ठीक है, राज्यवर्धन राजा बन जाता है। तो फिर मैंने बात की थी गौड़ वंश की। एक मालवा का शासक था। ठीक है,
जो मालवा का शासक है जिसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त आक्रमण कर देता है कहां पे, यहां कन्नौज पर। देवगुप्त, मालवा का शासक कौन था, देवगुप्त, और ये देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, ग्रहवर्मा को मौत के घाट उतार देता है और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। ठीक है, क्या बात है, जो मालवा का शासक कौन है, देवगुप्त। देवगुप्त क्या करता है, कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। कन्नौज पर आक्रमण करते क्या करता है कि यहाँ के राजा को मार देता है और महारानी को यानी कि राज्यश्री को बंदी बना लेता है। ठीक है भाई, इस बात का पता किसको लगता है, इस बात का पता लगता है राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन क्या करता है, राज्यवर्धन करता है कि राज्यवर्धन इससे फिर युद्ध करता है, किससे, देवगुप्त से युद्ध करता है। राज्यवर्धन देवगुप्त से युद्ध करता है, लेकिन राज्यवर्धन इसको पराजित कर देता है। देवगुप्त मारा जा चुका है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है, देवगुप्त की मृत्यु का समाचार किसको पता लगता है, इसको गौड़ वंश के शासक शशांक को। शशांक कौन था, गौड़ वंश का राजा था और देवगुप्त का मित्र था। ये ऐसे कड़ियां मिली हुई है इनकी। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। गौड़ वंश का शासक शशांक था और शशांक कौन था, देवगुप्त का मित्र था। ठीक है भाई, तो शशांक को पता लगा कि भाई मेरा मित्र मारा जा चुका है, किसके द्वारा, राज्यवर्धन के द्वारा। तो शशांक क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है, एक षड्यंत्र रचता है, और वो षड्यंत्र रच के राज्यवर्धन से पहले तो मित्रता करता है। ठीक है, मित्रता करता है और फिर धोखे से इसको राज्यवर्धन को मार देता है। ठीक है भाई, धोखे से इसको मार देता है। अब बात आती है भाई हर्षवर्धन की, हमारा मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है। अब बात आती है हर्षवर्धन की। अब सत्ता में आता है हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 में, 590 में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र, 16 इसमें ऐड कर दो, 606, यानी 606 में ये गद्दी पे बैठ गया। कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पे बैठ गया। ठीक है भाई, गद्दी पे बैठने के बाद इसका पहला काम क्या था, गद्दी के बाद बैठने के बाद इसका पहला काम था कि वे राज्यवर्धन की मौत का बदला और अपनी बहन को ढूंढना। ये दो काम थे भाई इसके। ठीक है, अभी पता लगेगा कि भाई कन्नौज इनकी राजधानी कैसे हुई। ठीक है भाई, हर्ष ने राजा बनते ही क्या किया कि भाई जो इधर उधर के छोटे मोटे राजा थे उनका साथ लिया और इसको गौड़ वंश के शासक शशांक को पराजित कर दिया। ठीक है, किसने, हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया, और इसको पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राज्यश्री को भी इसने ढूंढ लिया। राज्यश्री को किस पोजीशन में ढूंढा कि भाई ये कहीं आत्महत्या करने जा रही। ठीक है, तो हर्षवर्धन उसी टाइम पे मिल गया, जैसे मूवी में होता है ना भाई, एट ए टाइम हीरो आके उसको हीरोइन को बचा लेता है, उसी तरह हर्षवर्धन आया एट ए टाइम और राज्यश्री को बचा लिया, यानी अपनी बहन को बचा लिया। ठीक है भाई, हर्षवर्धन राज्यश्री को बचा लेता है, शशांक को मार देता है, यानी हर्षवर्धन की जो दो जिम्मेदारियां थी वो दोनों खत्म हो जाती हैं। अब बात आती है कि भाई थानेश्वर की और कन्नौज की। ठीक है, हर्षवर्धन यानी सत्ता में एक ही बंदा रहता है कि हर्ष। राज्यश्री कहती है कि भाई मेरे से शासन नहीं संभाला जाएगा, हर्ष आता है। तो राज्यश्री भी ये कहती है और इसके जो भी मंत्री वगैरह होते हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई हर्ष तुम ही एक ऐसा नेता हो, यानी तुम ही एक ऐसा शासक हो जो थानेश्वर को और कन्नौज को यानी दोनों जगह को संभाल सकते हो। ठीक है, हर्ष का राज्याभिषेक कर देते हैं। तो हर्ष तब क्या करता है, हर्ष पहले राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर थी, लेकिन बाद में राजधानी इसको कन्नौज को बनाते हैं। ठीक है भाई, ये था भाई हर्ष की थोड़ी सी जीवनी, और बाकी पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, स्टार्टिंग से
भाई इसकी जानकारी कहां से मिली थी? 3 अभिलेख बताए मैंने, एहोल अभिलेख, बांसखेड़ा का अभिलेख और मधुबन का अभिलेख। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा मिली थी। बाणभट्ट ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरितम। हाँ, बाणभट्ट के द्वारा एक उपन्यास भी लिखा गया। ठीक है, ये बात और बता दें कि बाणभट्ट के द्वारा एक उपन्यास भी लिखा गया। उस उपन्यास का नाम है कादम्बरी। उस उपन्यास का नाम क्या है? कादम्बरी। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कादम्बरी उपन्यास बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। किस लैंग्वेज में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये एक ऐसा उपन्यास है जिसको 2 बंदों ने मिलकर लिखा था। ठीक है, बाणभट्ट और इसका लड़का था भूषण भट्ट। जिस भाग को बाणभट्ट ने लिखा था उसको कहा गया उत्तर भाग, नहीं उसको कहा गया पूर्व भाग। और जिस भाग को भूषण भट्ट ने बाद में लिखा था उसको कहा गया उत्तर भाग। ठीक है भाई, कादम्बरी उपन्यास किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है राजस्वमानस से। राजस्वमानस की कहानी से। ठीक है भाई, बस भाई और पढ़ेंगे कल, क्योंकि हर्षवर्धन का जो भाई हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना ली कन्नौज। ठीक है, कन्नौज राजधानी बनाने के बाद ये शासन कैसे चलाता है, अपनी प्रजा को किस तरीके से रखता है, ये सारी बातें कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई।